Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जितना प्यार दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थे लोग बड़ो सपोर्ट कर रहे हो बीके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों अपन जो पढ़ रहे थे ना वो अपन टॉपिक जो चल रहा था वो राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में कछवा वंश पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में जो अपन ने कछवा वंश में पढ़ा था वो पढ़ा था जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय पे अपन ने ऐसे बात कर ली थी कि जयपुर बसा दियो और जयपुर को नयो शासक बन गो जयसिंह। तो अब थे जयसिंह ने जयपुर बोल सको, मतलब जयसिंह कहां का शासक बन गया अब जयपुर का, क्योंकि आमेर से राजधानी उसने क्या बना ली थी जयपुर। तो अब थे बोल सको जयपुर को इतिहास, क्योंकि अब आमेर तो है ही कोनी तो जयपुर बन गया राजधानी। तो अपन ने बात किया कि जयपुर का नया शासक बन गया जयसिंह द्वितीय और जयसिंह द्वितीय में अपन ने ऐसा पढ़ा कि जयसिंह द्वितीय के समय एक समझौता हुआ जिसका नाम था देबारी समझौता। देबारी समझौता के तहत ये हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकमरी व जयसिंह के उत्पन्न संतान को बनाया जाएगा, उत्पन्न संतान को बनाया जाएगा जयपुर का राजा। लेकिन यही हुआ था कि जगह पड़ती थी मारवाड़ और मारवाड़ का जो शासक था इस समय जो था अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। तो यहां पड़ता था मेवाड़, तो मेवाड़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था अपन ने पढ़ लिया था चंद्रकमरी। और अपन ने ये भी देखा कि जयसिंह यहाँ का शासक बनेगा तो जयसिंह के बाद जो भी शासक बनेगा वो चंद्रकमरी व जयसिंह के उत्पन्न संतान को बनाया जाएगा। लेकिन घटना ये घटी कि यहाँ का शासक बना हुआ था जयसिंह और जयसिंह के काल में घटना घटी कि अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कंवर। सूरज कंवर का विवाह भी जयसिंह के साथ हो गया और चंद्रकमरी का विवाह भी किसके साथ हो गया जयसिंह के साथ। तो घटना ये घटी कि चंद्रकमरी व जयसिंह की संतान पैदा हुई जिसका नाम था माधो सिंह और इधर इन दोनों की जो संतान पैदा हुई जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। अब इस बात को लेकर जयपुर में विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ कि शर्त के अनुसार तो राजा बनता माधो सिंह लेकिन बड़ा था ईश्वरी सिंह। तो ये जयपुर में इसी बात को लेकर गृह क्लेश हो गया और इसी गृह क्लेश के आधार पर जयसिंह के बाद जयपुर का नया शासक बन गया जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की दो चार एक बातें हैं जो बहुत मोस्टली है, वो देखो क्या। ईश्वरी सिंह जब जयपुर का शासक बना तो इसके समय माधो सिंह ने विद्रोह कर दिया जयपुर में। जयसिंह मरा, ईश्वरी सिंह ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके क्या कहा कि शर्त के अनुसार तो जयपुर का राजा मैं बनता और आप बड़े हो, तो इधर ईश्वरी सिंह क्या बन गया राजा। तो ये क्या करता है माधो सिंह सहायता के लिए चला गया दक्षिणी भारत में मराठों के पास और मराठों के दो शासक थे या दो नेता थे। तो ये माधो सिंह है ना जिसका नाम था जयप्पा सिंधिया, ये गया जयप्पा सिंधिया के पास। इस बात का पता ईश्वरी सिंह को चला तो ईश्वरी सिंह भी चला गया दक्षिणी भारत में मराठों के पास और ये गया राव होलकर के पास। अब अपन ने देख रखा है पहले कि मराठों के पास कोई भी सहायता के लिए जाता था तो मराठा क्या करते थे, पैसा वैसा ले लेते और लूटपाट मचाते और मतलब लूटपाट मचाते और चले जाते। तो इधर जयप्पा सिंह आया, इधर से महादजी सिंह आया और एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं राजमहल। गुरुजी राजमहल कड़े पड़े तो राजमहल पड़े टोंक में और बात थी बेटा 1747 की। राजमहल में माधो सिंह की तरफ से लड़ रहा था जयप्पा सिंधिया और ईश्वरी सिंह से लड़ रहा था, ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ रहा था राव होलकर। दोनों की सेना के मध्य राजमहल टोंक में हुआ युद्ध जिसे बोलते हैं राजमहल का युद्ध। गुरुजी कब हुआ था, ये हुआ था 1747 में। जब ये राजमहल टोंक को युद्ध हुई और ये युद्ध के मायने जीत गयो ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जीता और जीत के अपने आप को पूर्णतया शासक घोषित करता है कहां का, जयपुर का। और इन जयपुर में ईश्वरी सिंह ने इसी युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में
एक इमारत बना दी जिसे बोलते हैं ईसर लाट। कभी सुना हो तो ईसर लाट का इसने क्या करवा दिया, निर्माण। ईसर लाट को ही बोलते हैं सरगासुली। ये बहुत बार पूछ लिया, ईसर लाट या सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो ईसर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था ना, ये ईश्वरी सिंह ने करवाया था राजमहल टोंक के युद्ध के बाद। इसने जैसे ही राजमहल टोंक युद्ध जीता और उसके बाद जयपुर में ईसर लाट या सरगासुली का क्या करा दिया, निर्माण। तो गुरुजी विजय मतलब युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में करवाया इसने, तो इसी ईसर लाट या सरगासुली को बोलते हैं जयपुर का विजय स्तंभ। ये बहुत बार पूछ लिया, जयपुर का विजय स्तंभ किसको बोलते हैं? तो जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं ईसर लाट या सरगासुली को। आपसे पूछे कि ईसर लाट की प्रेरणा, ये पूछा गया कि ईसर लाट या सरगासुली की प्रेरणा जो ली गई थी ना, ये कहां से ली गई थी? तो ईसर लाट व सरगासुली की जो प्रेरणा ली ना, वह अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बड़े विजय स्तंभ से ली। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ से प्रेरणा ली गई थी ईसर लाट या सरगासुली की। इसे बोलते हैं जयपुर का विजय स्तंभ और इसे ही बोलते हैं जयपुर की कुतुब मीनार। ये तो बहुत ही बार पूछ लिया, जयपुर की कुतुब मीनार किसको बोलते हैं? ईसर लाट या सरगासुली को। एक इमारत बनी है जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में जिसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इसे ही बोलते हैं जयपुर का विजय स्तंभ, इसे ही बोलते हैं जयपुर की कुतुब मीनार, इसे ही बोलते हैं ईसर लाट या सरगासुली, जिसका निर्माण राजमहल टोंक के युद्ध के बाद हुआ। याद रख लेना। अब माधो सिंह की करो बिड़ो फिर युद्ध करवा के, मतलब फिर जयपुर का राज्य बनवाए की सोच रहे हो, तो इस माधो सिंह ने फिर क्या किया? 1748 में फिर ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बगरू का युद्ध। आपसे पूछे कि गुरुजी बगरू का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1748 में। 1748 में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह की सेना के बीच एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बगरू का युद्ध। और इस बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत गया, ईश्वरी सिंह हार गया। जैसे ईश्वरी सिंह हारा तो माधो सिंह को है ना छोटे मोटे जयपुर के परगने थे ना वो दे दिए और जयपुर को इन दोनों ने दो भागों में बांट लिया। आध लोग जयपुर राख लिए ईश्वरी सिंह, आध लोग दे दिए कौन? माधो सिंह ने। बता है कि मराठा राजमहल का युद्ध के मायने ईश्वरी सिंह की सहायता करना आया और एक पैसा खातर आया। तो ईश्वरी सिंह के करो कि मराठा ने पैसा को दियो तो मराठा परेशान कर दिया और जिन्हें मराठों ने परेशान किया तो ईश्वरी सिंह ने जयपुर में अपनी कर ली थी आत्महत्या। आपसे पूछे कि इसने जयपुर में अपनी क्या कर ली थी? आत्महत्या। जयपुर का शासक जिसने अपनी आत्महत्या कर ली कौन सा था? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने किनके डर से की थी? मराठों के। मराठों के डर के इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी जयपुर में। कई किताबें ये भी लिखते हैं कि ईसर लाट या सरगासुली से गिरकर अपनी हत्या कर लेता है। कई किताबें लिखते हैं कि ईसर लाट या सरगासुली के सामने अपनी क्या कर लेता है? आत्महत्या। अब एक बड़ो जोर को क्वेश्चन मिला है कि साहब जयपुर का जो शासक है, कछुआ वंश का शासक है, इनकी जो छत्रियां बनी हुई ना ये कहां बनी हुई है? तो गेटूर नामक स्थान है जयपुर में। तो कछुआ वंश के शासकों का शाही शमशान घाट बोल सकते हैं या कछुआ वंश के सभी शासकों की छत्रियां बोल सकते हैं। तो ये जयपुर के गेटूर नामक स्थान पर बनी हुई है। जैसे आप समझ लो कोई भी वंश होता था ना तो उस वंश का अपना अपना खुद का शाही शमशान घाट होता था। शाही शमशान घाट जैसे कछुआ वंश का पूछे तो कछुआ वंश का था गेटोर जयपुर में। आपसे पूछे कि मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान घाट का कहां था? तो मेवाड़ के राजाओं का था आहाड़ उदयपुर में। आपसे पूछे कि बीकानेर के राठौड़ वंश का कहां था? तो बीकानेर के राठौड़ वंश का था देवकुंड बीकानेर में। आपसे पूछे कि जैसलमेर के बाटियों का कहां था? तो ये जैसलमेर के बाटियों का था बड़ा बाग जैसलमेर। आपसे पूछे कि कोटा शासकों का या हाडा शासकों का कहा था? तो ये था सारबाग कोटा में। मतलब अपना अपना सबका क्या हुआ करता था? शाही शमशान घाट। तो जैसे इसने आत्महत्या कर ली तो इसको गेटूर नामक स्थान पर, ये बहुत काम की बात है कि ईश्वरी सिंह को है ना गेटूर नामक स्थान पर नहीं ले जाया गया। उसका दाह संस्कार गेटूर नामक स्थान पर नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले जयसिंह ने एक पैलेस बसा दिया था जिसका नाम था सिटी पैलेस। तो ये सिटी पैलेस के अंदर ही बताते हैं कि कोई जय बाग या जय उद्यान नामक कोई बगीचा सा बना हुआ था। उस सिटी पैलेस में इसका क्या हुआ? दाह संस्कार।
पहला गजब क्वेश्चन कि कछवा वंश के शासकों का दाह संस्कार होता था गेटोर नामक स्थान पर, लेकिन ईश्वरी सिंह का दाह संस्कार सिटी पैलेस में हुआ। तो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या एग्जामिनर भी कर ले कि कछवा वंश का कौन सा शासक जिसकी छतरी गेटोर नामक स्थान पर नहीं बनी है, तो वो किसकी बनी हुई है? ईश्वरी सिंह की नहीं बनी है। और बाकी सभी शासकों का शाही शमशान घाट बना हुआ था गेटोर नामक स्थान पर। जैसे ही ईश्वरी सिंह मारा गया तो ईश्वरी सिंह के मरने के पश्चात जयपुर का नया शासक बन गया जिसका नाम था माधो सिंह। बहुत दो चार एक बातें याद रख लेना। जयपुर का नया शासक बन गया माधो सिंह। माधो सिंह जयपुर का नया शासक बना तो इसके काल में क्या घटना घटी वो देखो। माधो सिंह अपने आप को शासक घोषित करता है जयपुर का, किसकी मृत्यु के पश्चात? ये ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात शासक बना था 1750 से 1768। 1750 और 1768 तक जयपुर को शासक रहे माधो सिंह। जैसे ही बताते हैं कि ये भी मराठों के सहयोग वियोग से बड़ा था, इसने मराठों का सहयोग वियोग लेकर के अपने आप को कहां का राजा बनाया था? जयपुर का। तो मराठों के सहयोग से शासक बना तो मराठा इसके काल में जयपुर में आक्रमण करने आए 50 में राजा बना और बात थी 1751 की। और 1751 में जब मराठा आक्रमण करने आए तो यहाँ की जो जनता थी जयपुर की, इसकी जनता ने विद्रोह कर दिया जयपुर में। माधो सिंह बैठा हुआ था, राजा बना था नया नया, मराठों के सहयोग से बना और मराठा पैसे वैसे के खातर आक्रमण करने आए ना, तो मराठों पर जयपुर की जनता ने आक्रमण कर दिया और जनता ने आक्रमण किया। और 1751 में मराठों का जयपुर में किया गया था कत्लेआम। कत्लेआम क्या है गुरुजी? तो कत्लेआम का मतलब होता है जिंदा काटा गया उनको। बता रहे कि 1501 मराठा को कत्लेआम किया गया। और इस बात को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के किस शासक के काल में मराठों का कत्लेआम किया गया? तो मराठों का कत्लेआम किया गया था माधो सिंह के काल में, जयपुर की जनता ने किया। अब कई किताबें तो एक गलती लिखती हैं कि सही लिखती हैं कि वो क्या है वो देखो। कई किताबें लिख देती हैं कि जयपुर में माधो सिंह के काल में जनता ने विद्रोह किया, तो इसी जनता ने विद्रोह किया। अब जनता ने विद्रोह कर दिया तो जन विद्रोह कहलाएगा। तो कई किताबें है ना इसे राजस्थान का पहला जन विद्रोह बता देती हैं कि राजस्थान का पहला जन विद्रोह था जहां जनता ने विद्रोह किया। तो ये किया 1751 में, जिसके तहत मराठों का क्या किया गया? कत्लेआम। फिर इसने माधो सिंह ने क्या कर लिया? माधो सिंह ने अधिकार कर लिया था रणथंभौर पर। मतलब रणथंभौर दुर्ग को जीतकर अपने अधीन कर लिया किसने? माधो सिंह ने। माधो सिंह ने अपने अधीन किया। तो इस समय रणथंभौर आता था कोटा के अधीन और कोटा का जो शासक था इस समय वो था शत्रुसाल। इस समय कोटा का शासक था शत्रुसाल। तो इस शत्रुसाल ने मना कर दिया कि नहीं यार तू इस रणथंभौर पर अधिकार नहीं जमाएगा, ये तो मेरे अधीन आता है। तो माधो सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो अधिकार जमा लिया। बताते हैं कि इधर से शत्रुसाल आया, इधर से माधो सिंह आया। बात थी 1761 की और दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बटवाड़ा का युद्ध। बहुत बार क्वेश्चन कर लिया। बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस के बीच हुआ? शत्रुसाल व माधो सिंह के बीच। ये जानकारी अपन को कहां मिलती है? तो एक ग्रंथ लिखा है शत्रुसाल रासो। इस शत्रुसाल रासो में लिखा गया है कि रणथंभौर को लेकर बटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 में। इस युद्ध का रिजल्ट ये निकल के आया कि इसमें शत्रुसाल जीत गया, माधो सिंह हार गया और आप वापस ही कहां चला गया? जयपुर। जयपुर में बैठे बैठे इसने सोचा कि मुझे तो रणथंभौर वापस जीतना है। 1763 में वापस रणथंभौर पर अधिकार जमाया इसने और 1763 में ही इसने रणथंभौर के पास एक शहर बसा दिया जिसका नाम था सवाई माधोपुर। बहुत काम का क्वेश्चन कि सवाई माधोपुर किसने बसाया था? सवाई माधो सिंह ने। कहां बसाया था? रणथंभौर के पास। कब बसाया था? 1763 में। इसके काल की दो घटना थी। पहली थी मराठों का कत्लेआम किया गया, इसने एक बटवाड़ा का युद्ध लड़ा और सवाई माधोपुर नामक क्या बसा दिया? कस्बा।
उसके बाद बताते हैं कि माधो सिंह के बाद में शासक बना जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। कोई मोस्टली नहीं है, कुछ टाइम के लिए बना, बहुत कम टाइम के लिए बना पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के बाद नया शासक बन के आ गया जिसका नाम था सवाई प्रताप सिंह। बहुत काम की बातें सवाई प्रताप सिंह की, बहुत इंपॉर्टेंट शासक अपने आप में। जयपुर और जयपुर का फिर नया शासक बन गया जिसका नाम था सवाई प्रताप सिंह। बहुत गजब को शासक है। और जो क्वेश्चन भी पूछा है ना, वह सवाई प्रताप सिंह को ज्यादा पूछा है। वो देखो क्या, सबसे पहली बात सवाई प्रताप सिंह की कि वो खुद को नाम भी रख लियो ब्रजनिधि, मतलब इसका उपनाम था वो ब्रजनिधि था। गुरुजी ब्रजनिधि क्यों रखा है इसने? तो जो भी एक कविता लिखता था ना, तो वो कविताएं लिखा करता था ब्रजनिधि के नाम से। मतलब अपनी कविता लिख देता कुछ भी, वो कौन थी जो छोड़कर चली गई, ऐसा फलाना ढिकाना लिख के नीचे नाम लिख देता ब्रजनिधि। मतलब सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं किया करता था, इसीलिए इसका उपनाम था ब्रजनिधि। इसके कविताएं को, जो कविताओं का जो संग्रह था ना, मतलब बहुत सारी कविताएं हो जाती, तो उन कविताओं का जो संग्रह था वो कहलाता था ब्रजनिधि ग्रंथावली। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्रजनिधि ग्रंथावली किस शासक की प्रसिद्ध थी? तो ब्रजनिधि ग्रंथावली प्रसिद्ध थी सवाई प्रताप सिंह की। अपना उपनाम भी क्या रख लेता है? ब्रजनिधि। पहली बात, यही सवाई प्रताप सिंह है ना जिसके काल को बोलते हैं जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। आपसे पूछे कि जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सवाई प्रताप सिंह के काल को। जयपुर चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास हुआ ना, वो विकास हुआ सवाई प्रताप सिंह के काल में, इसीलिए सवाई प्रताप सिंह के काल को बोलते हैं जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। एक बात और, इसके दरबार में ना 22 विद्वान रहा करते थे या 22 संगीतज्ञ रहा करते थे, जिसे बोला जाता था 22वीं गंधर्वी। ये तो बहुत ही बार पूछ लिया कि 22वीं गंधर्वी किस शासक की प्रसिद्ध थी? तो ये 22वीं गंधर्वी भी किस शासक की प्रसिद्ध थी? प्रताप सिंह की। इसने जयपुर में बुलाया था एक सम्मेलन। सम्मेलन जानोगे रे, मतलब बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और सम्मेलन भी करवाया था इसने, संगीत सम्मेलन। ये पूछा गया कि जयपुर में संगीत सम्मेलन किसने बुलाया था? तो संगीत सम्मेलन बुलाया सवाई प्रताप सिंह। बहुत सारा विद्वान बुलायो और विद्वान बुला एक ग्रंथ लिखवायो और ग्रंथ का नाम था राधा। ये पूछा गया है राधा गोविंद संगीत सार। ये बहुत बार पूछ लिया, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किसने लिखवाया था? तो राधा गोविंद संगीत सार जो ग्रंथ लिखवाया था, ये लिखवाया था सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन बुला के। छोटी छोटी बातें, ब्रजनिधि के नाम से कविताएं किया करता था, कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाता था। 22 विद्वानों का समूह था जिसे बोलते थे 22 गंधर्वी। और इसी के काल में सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, इसीलिए इसके काल को बोलते थे जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। इसी ने एक ग्रंथ लिखवाया राधा गोविंद संगीत सार। अब सुनो, जयपुर का शासक जब सवाई प्रताप सिंह था तो दक्षिणी भारत में राज था मराठों का, और मराठों का सरदार था जिसका नाम था महादजी सिंधिया। ये बहुत गजब पूछा गया है या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए कि मराठों का सरदार जिसका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया आक्रमण करने आया जयपुर पर। जयपुर पर आक्रमण करने आया ना, तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं तुंगा का युद्ध। आपसे पूछे कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1787 में। तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में सवाई प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के बीच। इस तुंगा के युद्ध में रिजल्ट क्या निकला कि सवाई प्रताप सिंह जीत गया, महादजी सिंधिया हार गया। जैसे ही महादजी सिंधिया हारा तो महादजी सिंधिया की बेइज्जती हुई
और महादजी सिंधिया इसी बेइज्जती का बदला लेता है 1790 में, और दोनों के बीच में फिर से एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं पाटन का युद्ध। आपसे पूछे कि गुरुजी पाटन का युद्ध कब हुआ था, तो ये पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में महादजी सिंधिया व सवाई प्रताप सिंह के बीच। दोनों के बीच पाटन का युद्ध, पाटन पड़ता है सीकर में, और इस युद्ध में जीत गया महादजी सिंधिया, हार गया सवाई प्रताप सिंह। थोड़े थोड़े पैसा पासा देख गई के फिर के कर ली संधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से महादजी सिंधिया ने तुंगा के युद्ध में खोई हुई प्रतिष्ठा कौन से युद्ध में प्राप्त की थी, तो इसकी प्रतिष्ठा तुंगा के युद्ध में समाप्त हो गई थी, और फिर इसने पाटन के युद्ध में जीतकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त की थी। इसमें सवाई प्रताप सिंह हार गया। सवाई प्रताप सिंह के बतावे कि सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में एक महल बना था जिसका नाम था हवा महल। आपसे पूछे कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो यह हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण करवाया। ये जो हवा महल था ना, ये बना हुआ था 5 मंजिला। हवा महल बना हुआ था 5 मंजिला, मतलब जमीन से बिना नींव के जमीन पे बनाई है। वैसे राजस्थान की 2 इमारत है या जो बिना नींव के बनी है, एक है गागरुन दुर्ग। गागरुन दुर्ग भी बिना नींव के बना हुआ है और हवा महल भी बिना नींव के बना हुआ है। तो इसने जमीन पे 5 मंजिला हवा महल बनवाया। अब हवा महल बनाया तो 5 मंजिला बिना नींव के। ये इसकी ऊंचाई पूछे ना, तो ये है 88 फीट ऊंचा। आपसे पूछे कि हवा महल की ऊंचाई कितनी है, 88 फीट ऊंचा। इसमें जो खिड़कियां बनी हुई है ना, ये बनी हुई है 953। इनको लेकर कुछ किंवदंतियां चलती हैं कि सवाई प्रताप सिंह के 953 रानियां थी, और ये जब 953 रानियों को लेकर जयपुर का नजारा देखने निकलता था ना, तो जयपुर की जनता उन रानियों को गलत नजर से देखती या ये भी अपना अपमान समझता। तो उनके लिए एक हवा महल बनवाया जिसमें 953 खिड़कियां लगवाई, और एक एक रानी एक खिड़की में बैठ जाया करती थी। फिर ये जयपुर में घूमने निकलता तो वो नजारा देखा करती थी। तो आपसे पूछें कि हवा महल की कितनी खिड़कियां हैं, 953 फीट कितना है, 88 फीट, मंजिला कितना है, 5 मंजिला, बिना नींव के बना हुआ है। इसी हवा महल को बोलते हैं राजस्थान का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मतलब इसमें हवा आती रहती है, तो इसे बोलते हैं राजस्थान का एयरपोर्ट। ऐसा हवा महल की जो आकृति बनी हुई है ना, वो ये पूछा गया है, ये तो ये बनी हुई है कृष्ण भगवान के मुकुट के समान। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने, खिड़कियां 953, 5 मंजिला है। आपसे पूछे कि कैसे आकृति कैसी है, तो आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान, और ये समर्पित भी किसको है, कृष्ण भगवान को। इसके काल में हवा महल का निर्माण हो गया। इसी के काल में 2 युद्ध लड़े गए, पाटन में तुंगा का युद्ध, और इसी की एक बात और थी कि ब्रज निधि या ब्रज निधि के नाम से कविताएं करता, 22 गंधर्वी प्रसिद्ध थी। संगीत सम्मेलन बुलाया, और संगीत सम्मेलन बुला के राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की क्या करवा दी, रचना। जैसे ही सवाई प्रताप सिंह मारा गया तो जयपुर का नया शासक बन गया जिसका नाम था जगत सिंह द्वितीय। बहुत इंपोर्टेंट शासक है जगत सिंह द्वितीय। एक बात है जगत सिंह की, वो कोई मोस्टली बात है नहीं। जगत सिंह जयपुर का शासक बना सवाई प्रताप सिंह के बाद, तो लिख दो जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के काल में सबसे पहले क्या हुआ कि इस जगत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर ली संधि। पहली बात, कछुआ वंश का या जयपुर का कौन सा शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी किसने, जगत सिंह ने। इसके काल में एक घटना और घटी। इसके काल में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। आपसे पूछे कि कौन सा युद्ध, गिंगोली का युद्ध। ये गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1807 में। इसी जयसिंह के जगत सिंह के काल में गिंगोली का युद्ध लड़ा गया। गुरुजी गिंगोली को क्यों लड़े हो, तो बताया कि इस समय मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था भीम सिंह। थोड़ा सा बात कर लेता हूं, वैसे कभी मेवाड़ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, और इसी भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी का विवाह भीम सिंह ने तय कर दिया था मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह के साथ।
लेकिन ये भीम सिंह जो इससे पहले ही मारा गया, तो मारवाड़ का नया शासक बन गया जिसका नाम था मान सिंह। भीम सिंह मारा गया तो इस भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया जगत सिंह के साथ में, और इस बात का बुरा मान गया मान सिंह, और मान सिंह ने फोन लगा दिया कि कृष्णा कुमारी हमारी है, हमारी रहेगी। तो जगत सिंह ने कहा कि मान सिंह इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े, भूले नहीं। और दोनों के बीच में 1807 में गिंगोली का मैदान पड़ता है पर्वतसर नागौर में, और दोनों के बीच में 1807 में जगत सिंह व मान सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसे बोला जाता है गिंगोली का युद्ध। और इस गिंगोली के युद्ध के बाद अमीर का पिंडारी के कहने पर इससे कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया, जहर। तो सुना 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली, गिंगोली का युद्ध लड़ा, और इसके काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी जयपुर में। एक महिला थी जिसका नाम था रसकपुर महिला। बताते किसके मतलब जगत सिंह के दरबार में ना नाच गाने के काम किया करती थी रसकपुर नामक महिला। तो इस रसकपुर नामक महिला से ना जगत सिंह प्रेम करने लग गया, और प्रेम भी इतना तगड़ो करे कि बेटो रानी नहीं भूल गो, मतलब जयपुर की सब कुछ रसकपुर नहीं बना दियो। और बतावे कि जयपुर में सिक्का चलायो, बस सिक्का वाला नाम भी रसकपुर को, मतलब रसकपुर नामक सिक्के भी इसने चला दिए। बहुत गजब प्रेम करने लग गया। तो ये बात है ना जयपुर की जनता को पसंद नहीं है, तो इसे नारगढ़, ये पूछा गया था कि रसकपुर नामक महिला को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा गया था, तो इसे रखा गया था नाहरगढ़ में। ये तो प्रेम करने लग गया, उसी के नाम से रसकपुर नामक सिक्के चला दिए इसने, और जयपुर की जनता रसकपुर नामक महिला को गिरफ्तार करके और इसे घोषित करती है जयपुर का बदनाम शासक। ये पूछा गया है भाई, जयपुर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है, तो ये बदनाम शासक कहा जाता था जगत सिंह को। तीन बातें थी, गिंगोली का युद्ध लड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली, रसकपुर नामक महिला से प्रेम किया जिसके प्रेम में रसकपुर नामक सिक्के चला दिए गए, और इसे कहा जाता था बदनाम शासक। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद संधि करने के पश्चात यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। तो और बाकी बातें हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.